नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो मेरी कलम में। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे उन लेखकों और लेखिकाओं से जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समाज में जो एक परिवर्तन लाए हैं। कलम बड़ा ही शक्तिशाली शब्द है ये कलम, इसमें बहुत पावर है। ऐसे ही नहीं कहते कि कलम जो है वो तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि कलम सोसाइटी में चेंज लाता है शब्दों के द्वारा। हम आपको इस शो में ऐसे ही उन लेखकों से मिलवाएंगे जो अपनी किताबों के द्वारा समाज में एक चेंज लाए हैं, जो बात करेंगे आपसे अलग अलग विषयों पे। आज हम नंदिनी गुलाटी जी को लेकर आए हैं आपके समक्ष, जो कि एक हेल्थ कोच हैं और बहुत से सेमिनार्स कंडक्ट करती हैं एक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमारे यूथ में। और किसी भी उम्र का कोई भी हो, वे आके उनसे अपना परामर्श लेते हैं हेल्थ के बारे में। वे बहुत से लोगों को डिटॉक्स के बारे में बताती हैं, वो स्पिरिचुअल फूड के बारे में बताती हैं आपको, क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो आइए बिना किसी देर के मिलते हैं अपनी आज की मेहमान नंदिनी गुलाटी जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नमस्ते पायल। आपने बुक्स लिखी हैं बहुत सुंदर वीगनिज्म पे, जिसमें आपने बहुत रेसिपीज़ के बारे में बात करी है, वीगनिज्म और प्लांट बेस्ड फूड पे। तो मैम, हम जानते हैं कि हर किताब के पीछे एक कहानी होती है, हर किताब एक कहानी बयां करती है। आपको किसने प्रेरित किया ये वीगनिज्म पे और प्लांट बेस्ड फूड पे? आप कैसे इस रास्ते पर आए अपनी लाइफ में? मेरी ये जो यात्रा शुरू हुई वीगनिज्म और प्लांट बेस्ड पौधों से जो आया आहार वो ही खाने की, वो शुरू हुई क्योंकि मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे असली जो सत्य है स्वास्थ्य के बारे में वो कहीं मिल नहीं पा रहा है और मुझे उसकी खोज करनी है। तो मैं अपने शरीर पे ही उसकी खोज करना शुरू किया। तो मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी थी, मुझे हाई ब्लड प्रेशर था, मेरा वज़न 100 किलो से ज़्यादा था, मेरे को ब्लड प्रेशर था, मैं दवाई लेती थी ब्लड प्रेशर की, और बहुत और प्रॉब्लम्स जो कि हम समझते भी नहीं हैं आजकल की प्रॉब्लम है, जैसे डैंड्रफ, रूखापन, सूखी स्किन। तो ये सब से बाहर निकलने के लिए मैं हेल्थ की तरफ गई। और शुरुआत से मैं ऐसा नहीं है कि बहुत जंक फूड खाती थी, मैं अपनी तरफ से काफ़ी फल, सब्जियां और संतुलित खाना ही खाती थी। पर फिर भी मेरा स्वास्थ्य इतना ख़राब था, तो मुझे पता था कि जो मेरी अभी समझ है वो अधूरी है। मुझे इसके लिए और ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा कि मेरे को सही क्या है स्वास्थ्य के लिए। तो इस सर्च में मेरे को काफ़ी टीचर्स मिले, बहुत सारी किताबें आई मेरे सामने, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, रिसर्च पढ़ी और लोगों की, और धीरे धीरे अपने ही शरीर पे मैंने शुरू किया कि अगर हम ये छोड़ दें वो छोड़ दें तो फिर क्या होता है। तो इससे मेरी अपनी शुरुआत हुई। तो जो मेरा सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था अपने ऊपर, मैंने एक किताब पढ़ी थी द चाइना स्टडी करके। तो उसमें लिखा था कि भोजन से अगर आप सारा रिफाइंड फूड और जो भी खाना पशुओं से आता है वो अगर आप निकाल दें तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तो मैंने कहा चलिए शुरुआत करते हैं जी। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई है। बहुत सुंदर मैम। तो मतलब अगर हम पूरा प्लांट बेस्ड फूड पे आ जाएं, वीगनिज्म पे आ जाएं, तो हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है? आपका कहने का मतलब ये है कि आप किसी बिना डॉक्टर के ठीक हुई थी? जी, मैं डॉक्टरों के पास जाके और बीमार हो गई थी। जब मैंने ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया और इस तरह मैं समझती गई कि असली स्वास्थ्य के लिए खाना कौन सा हमारे लिए बना है, असली खाना क्या है, प्राकृतिक भोजन हमारे लिए क्या है,
तभी मैं स्वास्थ्य की तरफ आई हूँ। उससे पहले तो मैं बस जकड़ी हुई थी, ये जो पूरा बना हुआ है सिस्टम, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर्स, और मुझे लग रहा था अंदर मेरे आवाज़ आ रही थी कि ये सही रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि हम अपने आप को ठीक ही नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हमारा शरीर ही है जो हमें ठीक कर सकता है। हमें सिर्फ सीखना है कि हम शरीर के रास्ते से परे हो जाएं और उसको वो दें कंडीशंस जो उसके लिए ज़रूरी हैं अपने आप को ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ ले जाने के लिए। तो आप में ये सब जो चेंजेस आए वो सिर्फ उस एक बुक के द्वारा आए, आपका मतलब है, जो आपने पढ़ी उसने आपको इतना इंस्पायर किया? नहीं, वो सिर्फ एक बुक नहीं थी। उससे पहले भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी, दीपक चोपड़ा की रीइन्वेंटिंग योर सोल, रीइन्वेंटिंग योर बॉडी, रिसरेक्टिंग योर सोल। तो वो उससे मुझे पता चला उस किताब से कि हम अपने शरीर को चेंज कर सकते हैं। जो हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है या डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये तो जी जेनेटिक है, आपकी माता जी को ब्लड प्रेशर है तो आपको भी होगा, और अगर आपके पिताजी को डायबिटीज़ है जैसे कि मेरे पिताजी को था तो आपको भी होगा, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो मैंने उस किताब से ये जाना कि ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी अपने शरीर को रीइन्वेंट कर सकते हैं, मतलब दोबारा नया बना सकते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। पर ये जो किताब चाइना स्टडी के बारे में मैंने बताया, उसमें क्या भोजन से निकालना है उसके बारे में काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस मिला मुझे, जिससे मैं लॉजिकल माइंड भी प्रेरित हुआ। आध्यात्मिक माइंड तो, सबकॉन्शियस माइंड तो प्रेरित था, पर लॉजिक भी हमें चाहिए होता है कि इससे क्यों ये निकालना है। तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं अपने आप पे करके देखूं। और मेरे शरीर में विदिन मतलब कुछ हफ्तों में ही जी एक ऐसी नई ऊर्जा मैंने एक्सपीरियंस करी, अनुभव करी, जो कि मैं भूल गई थी कि है। जब मैं बच्ची थी तब जैसे बच्चे चल नहीं सकते, भागते हैं, स्किप करते हैं, वैसे मेरे में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैं नोटिस कर रही थी कि अब मैं स्किप कर रही हूँ, मैं स्टेप जो सीढ़ियाँ हैं उस पर जल्दी से नीचे जा रही हूँ जैसे बच्चे जाते हैं। अब जबकि उससे पहले मैं बहुत धीमे धीमे, भारीपन भी था और स्टिफनेस भी थी जोड़ों में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। तो उसके बाद मुझे कोई और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे शरीर ने मुझे बता दिया कि ये ही सही मार्ग है। तो नंदिनी जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप हील हो चुकी हैं कम्प्लीटली? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी अभी बाकी है। क्योंकि 40 साल जो मैंने गलत मलत किया अपने शरीर के साथ, ना सिर्फ खाने में, रहन सहन में, स्ट्रेस में, बुरी आदतों में, वो सब, और जो हम सिटीज़ में जैसे रहते हैं, ना धूप ज़्यादा लगती है, ना हमें मालूम है कि हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, बहुत ही डिस्कनेक्टेड। जी, हम नेचर में भी नहीं जाते हैं। करेक्ट। तो उसकी वजह से जो 40 साल में मैंने अपने शरीर के साथ किया, अब उसको अनलर्न करने में, उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। तो मेरे लिए भी एक जर्नी रही है, क्योंकि मैंने जब पहले ये किताब पढ़ी थी उस समय मैं किसी को भी नहीं जानती थी जो वीगन था जी इंडिया में। मैं कभी कोई रेस्टोरेंट में जाओ, वीगन बोलो, किसी को नहीं पता था कि वो क्या होता है, ना कोई किताब मैंने पढ़ी थी। तो मैंने अपने आप ही शुरू किया। ये मैंने करीब 11 साल हो गए हैं जब शुरू किया। पर उसके बाद से कुछ सालों बाद धीरे धीरे फिर मैं और वीगन से मिली, फिर मैंने उनसे सीखा, रेसिपीज़ वगैरह सीखी कि इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करें, उसको कैसे बनाएं। तो उससे फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। जी नंदिनी जी, आपकी बुक कहती है वीगन। हमने एक वेजिटेरियनिज्म तो सुना है कि शाकाहार की तरफ हम चलते हैं जहां हम एनिमल किलिंग नहीं करते। ये वीगन और वेजिटेरियनिज्म में क्या अंतर है? देखिए, एक्चुअली मेरे हिसाब से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एक ही चीज़ है। अच्छा। सिर्फ उसमें इतना अंतर है कि आप किसी पशु के डेड बॉडी को खा नहीं रहे हैं, मृतक शरीर को आप खा नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। पर अगर आप देखें कंपैशन के एंगल से कि क्या हम क्रूअल्टी कर रहे हैं पशुओं पे, तो दूध में नॉनवेज से भी ज़्यादा क्रूअल्टी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? देखिए,
मीट के लिए गाय को मार दिया जाता है। गाय का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गाय को मार दिया जाता है, उसकी जो सैड जिंदगी होती है वो एटलीस्ट खत्म होती है। सैड जिंदगी जी, जो मार देते हैं, पर मार देते तो अंत भी बहुत ही पेनफुल है, उसमें भी बहुत दुख है, और जो उसकी जिंदगी है वो बेसिकली शुरुआत उसकी होती है डेयरी से। तो उसको जन्मा किसने? डेयरी ने जन्मा। जिसने काट दिया उसने उसका कुछ भला किया, क्योंकि उसकी जो ये बहुत ही दुखनाक जो उसकी ज़िंदगी थी वो एटलीस्ट ख़त्म हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि डेयरी कैसे दर्द उत्पन्न करती है गायों के लिए। क्योंककि देखिए, गाय या कोई भी मैमल दुनिया में दूध देने वाले 3,500 के करीब, 3,500 के करीब ऐसे पशु होते हैं जो दूध देते हैं। तो वो कब दूध देते हैं आप बताइए मुझे? जी, जब उनका बेबी होता है। जब उनका बेबी होता है तो वो दूध किसके लिए है? उस बच्चे के लिए, उस बछड़े के लिए। उस बछड़े के लिए। तो क्या हम बछड़े हैं? नहीं। तो उस दूध पे हमारा क्या अधिकार है? तो पर नंदिनी जी, हम तो इस बिलीफ से बड़े हुए ना कि दूध पीना है, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए। हम सब इस बिलीफ से ही बड़े हुए हैं। ये हमारी कंडीशनिंग चली आ रही है। जी, ये कंडीशनिंग और बिलीफ्स ही हैं जो हमें जकड़े रखते हैं ये मैट्रिक्स में, जिससे कि हम बाहर निकलना चाह रहे हैं। हमें बताया गया है उसको एक तरफ रखना है, और हमें जो सोच दी गई है प्रकृति ने, भगवान ने जो हमें सोच दी है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। जी। और हमें अपने आप को उस गाय की पोजीशन में डाल के ये देखना है कि क्या हम अपने साथ ये होने देंगे कि हमें हर साल फोर्सिबली प्रेग्नेंट किया जाए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको कहते हैं। फोर्सिबली इम्प्रेग्नेट करने का मतलब क्या होता है? रेप किया जाता है गायों का, और उसके बाद उनका जो बच्चा होता है 9 महीने के बाद, उसको अलग कर दिया जाता है क्योंकि हमें दूध चाहिए। तो एक प्राणी को इतना दुख देके अगर हम उसका सेवन करेंगे उसके दूध का, तो हमारे लिए वो अच्छा है या बुरा है? जी, ऐसा अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उसकी जब हमें ये सत्य पता चला है। हाँ, माँ को अपने बछड़े से अलग कर दें, जो कि वो रोती हैं अपने बछड़ों के लिए, और स्पेशली अगर मेल हो तो उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसको या तो काफ लेदर जिसे कहते हैं, चमड़े के लिए, बिकॉज उसका चमड़ा बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि वो बेबी है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। या बाहर एक व्हील करके मीट होता है जो बेबी काव्स का बनता है। आपको पता नहीं, आपको मालूम होगा या नहीं, इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बीफ मतलब गाय के मीट का एक्सपोर्टर है। और ये क्यों? क्योंकि दूध, डेयरी की वजह से बार बार इन गायों को इम्प्रेग्नेट करके बच्चे कराए जाते हैं, और उनको हम काट के बाहर भेज देते हैं मिडल ईस्ट में, श्रीलंका में, और सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया से बीफ जाता है, और हम अपने आप को बोलते हैं कि गाय माँ है। जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्ररी है, ये बिल्कुल सही नहीं है हमारे देश के लिए। बट जो दूध पीने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गायों को मार नहीं रहे हैं। पर देखिए, जो दूध का बिजनेस करता है उसके लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है ना एक बार गाय दूध देना बंद कर दे, तो वो तो बेचेगा ही मांस के लिए। तो जो हम एक्चुअली पैदा कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है, और पैदा सिर्फ डेयरी के लिए होती है गाय। तो जब ये असलियत मुझे पता चली, मुझे तो बहुत ही धक्का लगा, जैसे आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत अभी। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, मैं तो बहुत रोई जब मुझे ये असलियत पता चली, और मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे टीचर्स ने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे किसी बड़ों ने मुझे क्यों इस चीज़ से अलग रखा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं बनना चाहती। किसी के भी दुख पे मैं अपने शरीर को सोचूं कि मुझे प्रोटीन मिल रहा है या कैल्शियम मिल रहा है, तो उसी समय फिर मैंने ये शोध शुरू किया, अपने लिए रिसर्च शुरू की
कि क्या वाकई कैल्शियम और कहीं से नहीं मिलता है, सिर्फ गाय के दूध से मिलता है? क्या वाकई प्रोटीन के लिए अंडे या मांस या दूध की ज़रूरत होती है? और इस किताब में, जिसका मैंने नाम बताया था आपको, द चाइना स्टडी, उसमें बताया गया कि ये बिल्कुल गलत है। जो भी पशु से आता है उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें जो प्रोटीन होता है वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, और उसमें और प्रदूषण ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कमर्शियल डेयरी और कमर्शियल मीट होता है उसमें बहुत प्रदूषण होता है, तो उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली हर्बीवोर, एक्चुअली फ्रूगीवोर नाम है, हर्बीवोर की भी आगे एक होता है फ्रूगीवोर, हम फ्रूगीवोर एनिमल्स हैं। हमने ऐसा सुना है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी बेसिकली जो बनावट है वो ऐसी है कि हमारे लिए प्लांट बेस्ड डाइट ही सबसे अच्छी है। जो ये मांसाहारी भोजन है वो हमारे लिए है ही नहीं, हमारी बॉडी वैसी है ही नहीं, पर फिर भी लोगों का बहुत झुकाव होता है क्योंकि ये सब डॉक्टर से ही आता है कि आप ये खाइए। आपको आर्थराइटिस हुआ था तो आपको डॉक्टर्स ने बोला होगा कि आप नॉन वेजिटेरियन खाइए, आप एग्स खाइए, या आप उनके पास गए ही नहीं? नहीं, मैं गई थी, मैं दवाइयों पे भी थी काफ़ी साल, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही एक्सट्रीम काइंड ऑफ बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसे वेस्टर्न मेडिसिन में कहा जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द और जकड़न होती है। मुझसे बिस्तर से भी नहीं उठा जाता था, बाल नहीं बनाए जाते थे, हाथ नहीं उठाए जाते थे उस समय, तो मुझे जाना ही पड़ा। और ये बहुत पहले की बात है, करीब 16 साल पहले की बात है, जब मुझे पहले डायग्नोज हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मैं गई थी डॉक्टरों के पास और मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या कोई परहेज़ करना चाहिए खाने में। उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको कहा मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, क्या मैं छोड़ दूँ? और उस समय मैं तैयार थी अगर वो मुझे कहते नहीं आप खाइए, आप आराम से खाइए, कुछ भी नहीं बताया। तो मुझे अंदर से लगा ये गलत है, कुछ तो असर होगा हमारे खाने का हमारे शरीर पे। तो डॉक्टरों से तो मुझे कभी कोई भी जवाब मिला नहीं जो मेरे को लगा अंदर से कि ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से जो उनको मालूम था मेरी हेल्प की, मेरी दर्द को दबाया, पर जिस वजह से वो शरीर में पीड़ा थी वो वजह तो वहीं की वहीं है। देखिए, जब हमें जैसे अगर मैं अपने हाथ को ऐसे दबाऊं और मैं कहूँ बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है, डॉक्टर कहेगा पेन किलर ले लो। जी, वो तो यही कहते हैं। और हम क्या कह रहे हैं, इसको हटाओ ना भाई, इसको मत करो यहाँ पे, तो दर्द बंद हो जाएगी। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन या प्राकृतिक जो आहार के द्वारा मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, अपने आप को भी ठीक किया, तो ये है कि हम जो भी हमारे शरीर में बीमारी है या कुछ जकड़न है या कुछ दर्द है या जो भी है, हम उसके रूट कॉज पे जाएं, उसकी जड़ पे जाएं और उसको जड़ से निकाल दें, तो फिर बीमारी गायब। तो नंदिनी जी, इसी बारे में बात करते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपका कंपैशन जागा एनिमल्स की तरफ, आप एक वीगन लाइफस्टाइल की तरफ गई, तब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव किए? क्योंकि ये देखिए एक बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को चेंज करना। हम जो करते आ रहे हैं सालों से, हम वही करते हैं, एक अपनी हैबिट्स को चेंज करना, उसके लिए एक विल पावर चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो आपने कैसे शुरुआत की छोटे छोटे स्टेप्स से अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए? देखिए, विल पावर से ज़्यादा मुझे लगता है कि विल पावर अपने आप जागती है जब आप किसी के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, जैसे कि मेरी खुली कि ये तो बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी है पशुओं की तरफ, तो मैं इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहूँगी। तो फिर एक जो सोच ही जब बदल गई तो फिर इतनी वो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करती थी। मतलब बहुत ही सोच विचार से, ध्यान एकाग्र करके, खाने को थैंक यू करके, धन्यवाद देके कि जो किसान ने इसको उगाया, जो धरती माँ ने इसको पोषण दिया ताकि मैं ग्रहण कर सकूं, जो ट्रक वाले ड्राइवर इसको लेके आए, जो दुकानदार ने इसको बेचा, जो खरीद के लाया मेरे लिए, जिसने इसको काटा और पकाया मेरे लिए, मैं सबको धन्यवाद देती थी। और मैं नॉन वेजिटेरियन थी उस समय। और फिर एक दिन मेरे मन में ध्यान आया कि मैं सबको तो दे रही हूँ, पर जिस दिन मैं चिकन खाती हूँ या फिश खाती हूँ उस दिन मैं नहीं कर पाती।
माइंडफुल प्रैक्टिस। तो मैंने अपने आप को फोर्स किया, नहीं तुम करोगी। तो मैंने फिर थैंक यू दिया चिकन को कि भाई तुमने अपना शरीर दे दिया मेरे को पोषण देने में, थैंक यू वेरी मच। ये किया मैंने कुछ दिन, और फिर एक दिन अंदर से आवाज आई कि ये क्या बेकार की बात है। अंग्रेजी में कहे तो दिस इज बुलशिट करके ये आवाज आई कि ये क्या बेकार की बात है कि तुम किसी जीव को मार रही हो और फिर कह रही हो थैंक यू अपना शरीर देने के लिए। उसने थोड़ी दिया, तुमने लिया, तो ये कोई मर्डर से कम नहीं है। तो एक दिन फिर जब मैं ये कर रही थी तो उस दिन हम कहीं गए बाजार में खरीदने। मेरी बेस्ट फ्रेंड उसने कहा कि मैं आज इस तरह का चिकन बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे से उस दिन उस दुकान में खड़ा नहीं हुआ गया क्योंकि आप में बदलाव आ गया था। मैं बाहर आई और मुझे इतनी स्मेल आ रही थी, और मैं सोच रही हूँ कि पिछले 30-35 साल जब मैं खा रही थी तब मुझे ये स्मेल क्यों नहीं आती थी। तो मुझे इतनी स्मेल आई कि मैं नहीं खरीद पाई, और घर आके मैंने वो खाया पर मेरा मन नहीं था उसमें। और मैंने उसको खाने के तुरंत बाद अपनी माँ को बोला कि अब से मैं वेजिटेरियन होना चाहती हूँ, मैं इसे नहीं खाना चाहती। तो मेरी मदर ऑलरेडी वेजिटेरियन थी, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि हमारा शरीर कोई ग्रेवयार्ड नहीं है जहाँ पे आप डेड बॉडीज डालें। तो वो अंदर से आया। उसके बाद मेरे को कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ अब मेरे लिए खाना थी ही नहीं। और ये हुआ 31 जुलाई 2011 को, मुझे डेट याद है। 6 अगस्त को मैंने द चाइना स्टडी पढ़ी, और 15 अगस्त 2011 में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वीगन ट्राई करूंगी कुछ महीने के लिए जी। और उसके बाद जब मेरे को पता चला कि डेयरी में भी इतना ज़्यादा क्रूअल्टी है, तो वो भी अब मेरे लिए खाना नहीं था। इट्स लाइक एक स्विच होता है ना, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? जी, मैं शाकाहारी। आप शाकाहारी हैं, तो आपके लिए जब आप देखती हैं चिकन फ्राई और ये फिश टिक्का और ये वो, आपको क्या लगता है उसको देख के? मुझे लगता है कि बस यही है कि लोगों में भी एक अवेयरनेस आए। नहीं, पर आप रेस्टोरेंट में मेन्यू देखती हैं तो आप उसको पढ़ती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस तरफ अब जाती ही नहीं, उस तरफ जाती ही नहीं मैं। करेक्ट, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर फूड। तो अब उस डायल को एक और बढ़ाना है जी। एंड नाउ डेयरी इज नॉट योर फूड ओनली। उसमें ये प्रॉब्लम है कि जो डेयरी है ना, वो छुपी हुई है हर चीज में। मांस है वो दिख जाता है अलग से कि ये एनिमल फूड है, ये नॉन वेज है, पर वेजिटेरियन और वीगन में अभी कोई ऐसे अंतर नहीं है। बाहर अगर हम खाएं या आम लोगों से पूछें तो उसमें थोड़ा पूछना पड़ता है, तो उसमें जो थोड़ी सी हमारी एफर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। नंदिनी जी कहते हैं कि शाकाहारी होना तो फिर भी चलिए एक आसान बात है, पर कहते हैं वीगन जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अगर मैं अपने लाइफस्टाइल में इसे लाना चाहूँ तो क्या वो एक मेरी पॉकेट के लिए भी हैवी होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वीगन का क्या मतलब है, वो तो आप ऑलरेडी खा रहे हो। आपने कभी राजमा चावल खाए? जी हाँ, बहुत शौक से। आपने कभी सब्जी रोटी खाई है? बिल्कुल, वीगन है। आपने कभी खीरा टमाटर काट के खाया? आपने चटनी खाई है? आपने बादाम खाए? आपने दालें खाई? आपने अन्न खाए? आपने सब्जियां खाई? अलग अलग तरीके के फल खाए? ये सब वीगन ही तो है। सिर्फ नॉन वीगन वही हुआ जो दूध की चीजों से आता है और शहद, वो 2 चीजें हैं जो नॉन वीगन है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर मैं आज दूध पीना बंद कर दूं तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट होगा? देखिए, अब मेरी ये सोच है कि सब्स्टिट्यूट्स की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध कौन पीता है? बच्चे, जैसे कि आपने बोला था शुरू। तो क्या हम बच्चे हैं? तो आपका मतलब है हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, हमें दूध की जरूरत नहीं है। पर अगर क्रेविंग हो रही है, मान लीजिए आपका खीर खाने का मन कर रहा है, सब खा रहे हैं, आपका भी मन कर रहा है, आपको बहुत पसंद है, और आप अभी नए नए वीगन बने हैं, तो एक वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो उसके लिए मैंने ये किताबें लिखी हैं। इसमें वो सब रेसिपीज हैं जिसमें सारे सब्स्टिट्यूट्स दिए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप नारियल का दूध बना सकते हैं। नारियल 50-60 रुपए का आता है, और उसमें से करीब 1 से 2 लीटर दूध एक नारियल से बन जाता है, तो वो दूध से भी सस्ता है। और ये तो और दही के लिए लोग मूंगफली का दूध बनाते हैं।
1 कप मूंगफली से 1 लीटर दूध बन जाता है। मूंगफली तो बहुत सस्ती होती है जी। तो ये वीगन डाइट एक्चुअली सस्ती है, ये महंगी नहीं है। इसमें शायद थोड़ा बस एफर्ट डालने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, जी अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं जी तो अब जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ उस पे आ जाइए, वो है फलाहार। जी केले छीलिए खा लीजिए, संतरे छीलिए खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए। मैं इसे नेचर्स फास्ट फूड भी बोलती हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ लोगों को टाइम लगेगा इस तरफ आने के लिए। तो आप शुरुआत कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में फलाहार से, और फिर लंच और डिनर में धीरे धीरे आप सीख सकते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, और वो आपकी हेल्प करेंगे। हम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स फलाहार। पहले एक मील में शुरू करके फिर धीरे धीरे पूरा दिन शुरू करके, ऐसे करके कुछ कुछ स्टेप्स में हम कर सकते हैं। जैसे जिस दिन फास्टिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, उस दिन आप फलाहार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी फिर अगर आपको अच्छा लगेगा, आपकी बीमारियों का निवारण होने लगेगा, तो आप फिर और प्रेरित होंगे उस मार्ग पे चलने के लिए, और आपका शरीर आपको खुद बताएगा। नंदिनी जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आज आपको देख रहे हैं, आपके बदलाव की स्टोरी को सुन रहे हैं। आपको देख के आज ऐसा लगता ही नहीं, आप इतनी फिट और इतनी सुंदर लग रही हैं आज मुस्कुराती हुई। कभी आपको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप, कभी आपने कहा कि आप 100 किलो की थी, आप वैसी भी होंगी। तो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो संदेश मैं ये दूंगी कि आप शुरुआत करिए। आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके अपने हाथ में है, और आपका शरीर आपको स्वस्थ ही देखना चाहता है। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं, इसीलिए इस चैनल से जुड़े हैं, तो मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य के बिना आध्यात्म बेकार है। क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली में कोई बीमार है, तो आप एकाग्र कर ही नहीं सकते अपने मन को। लेकिन जब आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसमें ऊर्जा होती है, उसमें लचीलापन होता है, और आपको कोई भी बीमारी नहीं होती, तब आप अध्यात्म की तरफ दौड़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुबह के खाने में आप फलाहार पे आ जाइए। ईट नथिंग बट फ्रूट टिल 12 o'clock। आप उससे शुरू करिए, देखिए कैसा अनुभव होता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप सर्च करिए वीगनिज्म पे। आप रेसिपीज़ बहुत हैं, इंटरनेट पे भी हैं, मैंने भी किताबें लिखी हैं, वो सब देख के आप शुरुआत करिए और उसकी तरफ बढ़िए। और आपको ना सिर्फ स्वास्थ्य मिलेगा, आप पर्यावरण के प्रति भी, ये भोजन जो है इसमें सबसे कम नुकसान पहुंचता है पर्यावरण को। इसका प्रयास करेंगे वीगन होने का और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन का, तो हर एक मील टाइम आपके लिए एक साधना है। तो इस साधना को अपने जीवन में अपनाइए और स्वस्थ रहिए। यही मेरा मैसेज है। बहुत सुंदर नंदिनी जी, आपका जो संदेश है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा है और वो ज़रूर फॉलो करेंगे। और जैसा कि नंदिनी जी ने बताया, जैसा अन्न वैसा मन, आप जो खाएंगे आप वैसा बन जाएंगे। नंदिनी जी की जो बुक्स हैं, हम इसमें से रेसिपीज़ देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नंदिनी जी। थैंक यू। हम ज़रूर कोशिश करेंगे वीगनिज्म की तरफ आने की, ताकि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। आपने बात करी माइंडफुल लिविंग की, कॉन्शियस प्लैनेट की। सो सभी प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इसको अपने में उतारने की। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद।